all of you, and today is my second class on units regarding physics. So I will be starting. I completed till force, and I will proceed from the force. So I will be talking about force and other units related with the force. So let's start. So this one is CGS और ये जो है MKS SI यूनिट. ओके, तो फिर से मैं बता दूं ब्रीफ कि C stands for centimeter, G for gram, S for second, and MKS मीटर, this K for kilogram and S for second. इसे सेकंड कहते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग फिर मोमेंटम बढ़ जाते हैं, जैसे कि सीजीएस यूनिट में. मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मोमेंटम का इसको हिंदी में संवेग कहते हैं. और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ. हो सकता है अगर हम ये आठवां या नौवां होगा. 8 मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का यूनिट क्या होता है सीजीएस में? मास का यूनिट जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मास का यूनिट होता है ग्राम. सो ये मास की जगह ये ग्राम हो गया, मास की जगह ग्राम हो गया ये. और ये हो गया वेलोसिटी होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर. तो संवेग का जो यूनिट है वो है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड. और अब हम लोग एमकेएस में आ रहे हैं. ये एमकेएस. सो ये संवेग का जो होता है ये होता है यहाँ पर. मास का यूनिट क्या होता है एमकेएस में? किलोग्राम. और वेलोसिटी होता है मीटर बाय सेकेंड. तो संवेग का ये डेफिनेशन होता है. मोमेंटम का शब्द क्यों आया? होता क्या है कि दो बॉडी अगर है, एक बॉडी अगर हल्का है एक बॉडी भारी है. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूटर है और एक ट्रक है. तो स्कूटर का तो वजन बहुत कम होता है और ट्रक का वजन बहुत ज़्यादा होता है. तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि स्कूटर भी एक ही स्पीड से जा रहा है और ट्रक भी एक ही स्पीड से जा रहा है. अगर वो धक्का दोनों से लगता है तो चोट किस में ज़्यादा होता है? ट्रक से होता है. ठीक है. तो उसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया कि जिस बॉडी में मास अधिक होता है, जिस बॉडी में वेलोसिटी अधिक होता है, उसमें मोमेंटम अधिक होता है. तब क्या हुआ कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है. मैं इनर्शिया के बारे में भी आऊँगा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया किस बात पर निर्भर करता है बॉडी का. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाय सम अदरवाइज फोर्स. यानी कि कोई बॉडी अगर चल रहा है वेदर इन अ मोशन, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में चल रहा है या बॉडी अगर कोई रुका है तो उसकी स्थिति को आप तब बदल सकते हैं जब कोई फोर्स एक्सटर्नल लगता है. तो मैं इनर्शिया के बारे में बताऊंगा. तो चलिए ये देखिए ये मोमेंटम हो गया. अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स का डेफिनेशन करता है. किस तरह से है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to
एम वी माइनस, रेट का शब्द जहां लगता है, रेट का शब्द जहां है वहां टाइम फैक्टर होता है, यानी कि कितने समय में। तो ये हो गया टी, और फिर इसको आप ये कीजिएगा तो एम कॉमन है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही इंटररिलेटेड है। तो क्या है कि मास, और ये हो गया v माइनस यू बाई टी। और पीछे क्लास में हमने आपको बताया था कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मैं लिख देता हूं कि u है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, वो लॉ जो है फोर्स को बताता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप सीजीएस पद्धति में आप दे रहे हैं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर सीजीएस पद्धति में कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीजीएस में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स, क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा ग्राम, और एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइन। ये फिर से रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा रिवीजन। और एमकेएस में वही हो जाएगा, यहां पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन। तो ये जो डिराइवेशन है किससे आया, न्यूटन का सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेशन या जो भी डेरिवेशन है उस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। और उसका जो है ये, अब यदि न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सीबीएसई या यूपीएससी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, मगर सीजीएस और एमकेएस में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि यदि कोई न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं और यदि आपने मास को ग्राम में लिया है तो उसका स्पीड आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड लेंगे, न कि मीटर पर सेकंड। यानी कि ये गाइडलाइन होता है। इधर आप कोई न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आप सीजीएस पद्धति का अपनाएंगे या एमकेएस का अपनाएंगे, इस तरह से रहा। और इसके पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन होता है। ओके, तो हम लोग फोर्स जान गए। अब फोर्स क्या होता है कि ये फोर्स के बाद हम लोग वर्क और एनर्जी पर आएंगे। ठीक है, वर्क, ये सीजीएस मैं बता भी चुका हूं, और ये है एमकेएस। वर्क, वर्क का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है सीजीएस में। ठीक है,
या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया ग्राम बाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का हो गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया वर्क का। तो ये फोर्स जो है फिर हो गया आपका अल्टीमेटली ग्राम सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं डाइन इंटू डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर, और इसको हम लोग डाइन सेंटीमीटर को इसको हम लोग अर्ग भी कहते हैं। उसी तरह से वर्क का एनकेसमेंट में मैं बता चुका हूं, जैसे सिंपली रिविजन मैं कर रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का जो होता है यूनिट होता है, जो मैंने आपको बताया जस्ट कि जैसे कि फोर्स का तो मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा मीटर। और ये हो जाएगा, ये जो होता है न्यूटन कहलाया, और ये हो गया ये हो गया न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग कहते हैं जूल। और पिछले क्लास में मैं बताया था कि एक जूल कितना होता है, फिर से नहीं बताऊंगा। एक जूल जो होता है 10⁶ अर्ग। ठीक है, 10⁷ अर्ग। अब क्या है कि एनर्जी जो होता है और वर्क, तो ये जो यूनिट है वर्क का, एनर्जी का भी वही यूनिट होता है। सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, वर्क का भी। तो एनर्जी एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, सीजीएस में इन सीजीएस एनर्जी का भी वही यूनिट होगा, डाइन सेंटीमीटर। और एनर्जी का यूनिट एमकेएस यूनिट में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या वही सेम चीज जूल, यहां हो जाएगा अर्ग। ठीक है, यानी कि जो यूनिट वर्क का होगा वही यूनिट एनर्जी का होगा। अब एनर्जी कुछ अलग अलग तरह का के होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी में मोशन है तो उसमें एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम लोग करते हैं, हाफ mv²। ठीक है, और यूनिट क्या रहेगा सीजीएस में, इसका अर्ग रहेगा। यानी कि कैलकुलेशन आप इस तरह से कीजिएगा। एम क्या है, इसमें स्टैंड करता है मास, और वी स्टैंड करता है
वेलोसिटी, यानी कि एनर्जी का यूनिट भी डाइन सेंटीमीटर होगा और अर्ग होगा। और उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इसमें भी होगा और जूल यही होगा, वर्क। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट एक होता है, मगर काइनेटिक एनर्जी से जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो फिर वो अगर सीजीएस पद्धति में जा रहे हैं तो आप उसका यूनिट अर्ग रखिएगा, और जब आप एमकेएस यूनिट में आप जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसका यूनिट जो है जूल में रखिएगा। अब हम लोग एनर्जी पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर फोर्स पर आएंगे आपको। अब मैं सीजीएस वर्क का मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। अब वर्क के बारे में कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये खिलौना है, ठीक है, ये सरफेस है और कोई इसको खींच रहा है, यानी कि यहां से फोर्स इस पर लग रहा है, और ये जब खींच रहा है तो ये जो बॉडी है, फोर्स लगने के कारण ये बॉडी यहां से यहां आ जाता है बॉडी। तो वर्क क्या हुआ? तो वर्क क्या होता है कि पहले एक चीज आपको केयरफुल रहना है, क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आप देखेंगे कि फोर्स का मैंने एरो दिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जो यूनिट जिसमें डायरेक्शन भी होता है और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, माने वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू भी होता है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन दिया कि बॉडी का मूवमेंट जो है, मोशन जो है, मोशन तो इस डायरेक्शन में है, बॉडी तो इस तरह से मूव करेगा, अब फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए कि ये एंगल थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का दिशा एक होना चाहिए, इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप देखिए कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, मगर मोशन इस डायरेक्शन में है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो आपको करना है कि जो थीटा है, तो इस डायरेक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स से ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा। तब फोर्स किसी भी स्थिति में एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब जैसे कि अब फिर से आप देखिए ये बॉडी है। अब तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक है, तीन कंडीशन। ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तीन कंडीशन में। जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है, ये सरफेस पर है, सरफेस है ये, और ये बॉडी पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में। तो बॉडी इस मोशन जो किस डायरेक्शन में होगा, तो एफ और मोशन दोनों एक ही है, यानी कि फोर्स और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसके बीच का एंगल जीरो है, यानी कि फोर्स
एंड डायरेक्शन के बीच जीरो डिग्री है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट और एफ इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू डी। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो ये हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये cos 0 क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 हो गया तो f इंटू 1 f हो जाएगा इंटू डी, तो ये आ गया। यानी कि अगर आप किसी बॉडी में अगर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है वर्क का वो हो जाएगा आपको एफ कॉस थीटा इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पहला कंडीशन है, यानी कि फोर्स का और मोशन का डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 है, यानी कि एफ कॉस थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दूसरा केस आपको बताते हैं। यदि ये वाला एंगल आप देख रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन अलग है और मोशन का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, सेकेंड वाले फॉर्म में कि वर्क का तो हमेशा आपको लिखना है एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, जैसे 15 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, तो आप एफ इंटू डी करके आपको करना है। आपको न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाएगा, मगर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हम लोग को एंगल का या डायरेक्शन का ये होना चाहिए। अब सी हो गया, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, मगर होता क्या है कि बॉडी आपने इस डायरेक्शन में दिया और ये जो है बॉडी का मोशन ऐसे हो गया। जैसे स्प्रिंग है, जैसे आप स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो स्प्रिंग पीछे से फिरता है ना, तो क्या है कि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है 180 डिग्री। थीटा यहां पर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तब यहां फोर्स जो हो जाएगा वर्क, फोर्स यहां पर जो होगा, चूंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने यहां डाला और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा माइनस एफ इंटू टी, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा डिग्री, 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। जब फोर्स और मोशन का एंगल अलग अलग है तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उसका वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अब चलिए फोर्स का और हम कैसे लगता है, तो अब हम लोग चलेंगे CGS फोर्स का मैं फिर से बता चुका हूं। फोर्स CGS यूनिट में डाइन और MKS यूनिट में न्यूटन। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 तरह का फोर्स का जहां शब्द आता है तो वहां पर 2 तरह का यूनिट आता है। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, जैसे कि ये जो डाइन है ये हो गया
एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। और यहां पर न्यूटन, ये भी एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट, डाइन एब्सोल्यूट यूनिट है। एक ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। और ये हो गया, ये भी फोर्स का है यूनिट, 1 ग्राम वेट, मगर इसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट। ये फोर्स के का जो यूनिट होता है उसमें आता है ग्रेविटेशनल यूनिट। और ये जो होता है 1 किलोग्राम वेट, दैट इज ये है ग्रेविटेशनल यूनिट। अब आप बोलिएगा, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, इन दोनों का रिलेशन में बता चुका हूं कि 1 डाइन ये तो एक्सेलरेशन का, सॉरी, तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया, ये किलोग्राम वेट हो गया, ठीक है। और तब ये 1 ग्राम वेट का डेफिनेशन क्या होता है? 1 ग्राम वेट का डेफिनेशन ये है कि 1 ग्राम मास जो है, अब क्या कि इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग फिर दूसरे पद्धति में जाएंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये बॉडी इस, ठीक है, और ये सेंटर है। कोई भी मास का बॉडी हो सकता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम लोग आ रहे हैं। तो क्या होता है कि इसका बॉडी है m1, मान लीजिए इसका मास m1 है और अर्थ का मास है m2। ये हो गया मास और ये हो गया, ये भी मास हो गया। दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ बॉडी। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम लोग आते हैं, अभी फोर्स का चल रहा है, अब सब फोर्स से रिलेटेड सारा चीज है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता क्या है कि न्यूटन का लॉ है ये ग्रेविटेशन का कि कोई भी बॉडी, 2 बॉडी है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो फोर्स पहला है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अनुपात है किसके, m1 बाई इंटू m2। और ये रेडियस हो गया, यानी कि इसका भी रेडियस यहाँ लेना पड़ेगा। तो बहुत, इसका रेडियस एक्चुअली ये जो बॉडी है तो अर्थ के रेडियस से इसका न्यूनतम बहुत वैल्यू कम है, मगर तभी भी इसका है। तो ये जो रेडियस है इसका एज्यूम करेंगे कि इसका सेंटर और ये अर्थ का सेंटर के बीच की दूरी। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2।
एफ आर स्क्वायर। ओके, अगर इसको इक्वल साइन देंगे तो सब कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट आएगा जी इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स जो है, ये डेफिनेशन अब आया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कितना फोर्स लगता है किसी बॉडी पर, अर्थ के ऊपर। तो वो इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो है जी है। ठीक है, अब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स कितना लग रहा है अर्थ के द्वारा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सीजीएस यूनिट में क्या इसका वैल्यू होगा। ठीक है, जी का वैल्यू। तो आप देखें कि फोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें फोर्स आपको वर्क में भी निकालने के लिए आता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी आता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। तो m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। एफ क्या होता है सीजीएस में, मैंने बता चुका था, इसे इजी होता है। एफ होता है यहाँ पे 9 होता है। अब हम लोग जी का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, एफ के नीचे 9 लिख दिए, जी रहने दिए। मास कितना होता है सीजीएस यूनिट में, ग्राम होता है। यहां भी मास है m2, इसका भी ग्राम होगा। और नीचे क्या होगा, रेडियस तो है, डिस्टेंस का इकाई है, तो इसके लिए चूंकि स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जी को यहां रखिएगा, तो जी का यूनिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का इकाई क्या होता है। ये शायद ये भी नहीं दे कि सीजीएस से केम कैसे, वो दोनों का मिक्स करके 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको देखना है। तो कैसे आप डिराइव करेंगे, आपको याद नहीं करना है, बल्कि आप इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन जो है, फर्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, उसको न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है उसका ये सूत्र है, उससे आप जी का वैल्यू निकालेंगे। सो अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो तुरंत आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब जी हो गया, ये हो जाएगा जी हो गया 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ग्राम है तो ये नीचे आ जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया जी का वैल्यू। उसी तरह से जी का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट में जो हो जाएगा, इसका यूनिट मैं बता रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि चाहे वो अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, प्लूटो हो, या कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो, क्योंकि बॉडी अगर स्फेरिकल होगा तभी तो उसमें रेडियस होगा। ये एज्यूम किया जाता है कि जो हर एक प्लैनेट है वो स्फेरिकल होते हैं और उनका एक खास एक रेडियस होता है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन होता है, जुपिटर होता है।
और मास भी नेचुरली की जुपिटर में होगा। तो अगर फोर्स अगर कोई प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करता है तो वो है जुपिटर, क्योंकि सबसे बड़ा वो प्लैनेट है, उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होता है। तो क्या है कि अगर कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस भी बहुत बड़ा है, तो आप ध्यान दे दीजिए कि मास और मास यहाँ पर दोनों ये भी स्क्वायर हो जाता है, मास ग्राम स्क्वायर हो जाता है और रेडियस भी स्क्वायर होता है। यानी कि वैसा बॉडी जिसका रेडियस कम हो मगर मास अधिक हो, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स होगा, बहुत ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर कोई बॉडी है, अगर इंस्पाइट ऑफ कि वो बहुत बड़ा है मगर वो हल्का है, बड़ा है हल्का है, तो फोर्स कम लगेगा। यदि बॉडी है बहुत वेट ज्यादा है मगर उसका रेडियस कम है, तो भी कम हो जाएगा। तो फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा किस में होगा, किसी बॉडी पर। अगर कोई प्लैनेट है तो इसलिए कहते हैं कि मून जो होता है, अगर मून का अगर कैलकुलेशन किया जाए इस तरह से, तो मून में आता है कि फोर्स लगता है करीब 1/5। तो आपका जो वेट है, यदि आपका वेट अगर है, तो जैसे वेट का यूनिट जो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल यूनिट में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वेट के मास हमारा है 60, तो 60 किलोग्राम वेट, ठीक है। तो वेट मून में कम होगा। मून में कम क्यों होगा कि इसलिए मून में कम होगा कि जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पर मैं अलग चीज बताऊंगा कि वो एक कॉन्सेप्ट है वहां, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी हो गया ये करके। तो इस तरह से हम लोग जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए अर्थ है और इसके ऊपर में बॉडी है, इसका मास m है, m1, इसका मास है m2, ठीक है। तो कोई भी बॉडी होता है, सेंटर की तरफ उसका वेट जो होता है, उसका डायरेक्शन होता है, कि बिकॉज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेट जो होता है ये m1, किसी भी वस्तु जिसका मास m है उसका वेट क्या होगा, उसका वेट होगा, आप देखिए हम लोग अब दूसरे एस्पेक्ट पर है, मास इंटू जी। ये जी क्या होता है, ये मास अगर सीजीएस में लेके चलेंगे तो वेट हो गया एब्सोल्यूट यूनिट में, एब्सोल्यूट यूनिट में मास हो गया आपको ग्राम, और जी का वैल्यू क्या होता है, जी एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं जी पर भी आपके लिए बात करूंगा। जी, और ये जो जी है इसको हम लोग कहते हैं अब ये जो एस्पेक्ट है, ये जो वेट वाला जो एस्पेक्ट है, जो मैंने इसका डेरिवेशन दिखाया आपको, और फिर जो न्यूटन का ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का उससे रिलेटेड है, ये जो है F इज इक्वल टू GM1 ठीक है। पहले मैं डिराइव किया ये वाला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, और ये जो है m इंटू जी वेट। तो इस बॉडी, ये जो है अर्थ जो है इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, मगर ये बॉडी भी जो है किसी फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो उसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। तो F इसके अनुसार mg
तो एम जी क्या है, ये इसका मास m1 है, ठीक है, इसलिए मैं इसको m1 डाल देता हूँ। और ये हो गया g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये r क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस बिटवीन द टू सेंटर्स, इसका केंद्र और इसके केंद्र के बीच का दूरी को r हम लोग करते हैं। मगर चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो रेडियस है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है कि m1 और m1 कॉमन, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो g क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये m2 है, ये अर्थ का मास है, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग इस पर अब चर्चा करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है ये एक्चुअली। तो जी एम स्क्वायर भी है, इसको आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे आप चंद्रमा में रहिए, चाहे जुपिटर पर रहिए, चाहे प्लूटो पर रहिए, जी कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सभी जगह कांस्टेंट है। ये m2 हो गया, जैसे ये मान लीजिए m2 है, जुपिटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका मास के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि जी का वैल्यू वो डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा प्लैनेट है, अर्थ के लिए है कि उसके लिए है। तो आप किसी भी जगह का जी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अर्थ पर जो जी का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू होगा, उसमें इसका वेट दिया गया, इसका ये गया, तो जी का वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया तो सीरियस यूनिट में है चूंकि एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका यूनिट हमने आपको पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो सीरियस यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको, और मैंने बताया भी था यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जी हो गया सीरियस यूनिट में। तो ये जो है पूछेगा कि स्मॉल जी, अब रहा कि ये 2g है, ये g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बिग जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिग जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्या है कि अब हम लोग इस पर स्मॉल जी पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या है। तो हमारा जो पृथ्वी है, अब यहाँ थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि पृथ्वी है कि हमारा पृथ्वी ऊपर से चपटा है, फ्लैटनिंग एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर, माने कि बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता है। तो क्या होता है कि यदि अर्थ है, इसको थोड़ा सा हम इधर से चौड़ा दिखाएंगे, इधर से बल्जिंग करेंगे, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया पोल, नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सेंटर है, ठीक है, तो ये जो दूरी है रेडियस इक्वेटर, ये दूरी रेडियस इक्वेटर, ये हो गया
रेडियस पोल। तो ये जो है रेडियस इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस पोल, ठीक है। क्यों ज्यादा है इक्वेटर का? क्योंकि बल्ज है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब होता क्या है कि जी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि किस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर। यानी कि अगर कोई एक प्लैनेट पर, यदि आप जैसे अर्थ का प्लैनेट है तो अर्थ के लिए तो जी वही रहेगा, मास का अर्थ कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जी का वैल्यू क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर अर्थ है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट हम लोग लेके चलते हैं तो मान लीजिए कोई बॉडी अगर हम लोग यहाँ पे तौलते हैं, यहाँ पे जैसे एक बॉडी है, इसका मान लीजिए 10 ग्राम, और फिर ये भी 10 ग्राम। आप इक्वेटर पर उसको तौलते हैं और पोल पर तौलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इन्वर्स है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि एक अगर वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शंस को कहते हैं। यानी कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। यानी कि अगर रेडियस का वैल्यू अगर 2 टाइम्स है, बढ़ता है, तो जी का वैल्यू 2 टाइम्स 4 टाइम्स, जैसे कि आर स्क्वायर न है, अगर 4 टाइम्स अगर बढ़ता है तो ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 टाइम्स, क्योंकि ये आर स्क्वायर है। तो अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पर, तो ये तो 10 ग्राम यहाँ पर है, तो पोल में भी तो 10 ग्राम होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा। वेट यहाँ क्या हो जाएगा कि चूंकि यहाँ पर जो वेट है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा बड़ा है, और ये तो रेडियस जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इक्वेटर पर यदि कोई हम समान अगर वेट उसका तौलते हैं, वेट होता है m इंटू जी, चूंकि जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो जब जी का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा कि वेट कम हो जाएगा। और जी का वैल्यू यहाँ पे वेट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस जो है इसका ये कम होता है, इसलिए जी का वैल्यू वहाँ बढ़ जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि हम लोग के लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि कोई बॉडी को आप फेंकते हैं ऊपर, कोई बॉडी है, ये अर्थ है, और बॉडी को आप फेंकते हैं, ये बॉडी है, और उसको आप ऊपर फेंकते हैं, ऊपर गया। तो ऊपर जो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई किसी तरह का भी एक्सेलरेशन, तो जब बॉडी ऊपर जब फेंकते हैं तो यहाँ पर जी का वैल्यू कम करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव जी, नेगेटिव जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है। इसलिए क्या होता है कि जब एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटते जा रहा है तो उसका वेलोसिटी यहाँ शून्य हो जाता है, वेलोसिटी शून्य हो जाता है, ठीक है। अब फिर जो अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है, फिर वापस होता है, तो फिर ये नीचे आता है और ये स्ट्राइक करता है एक राउंड में। तो इस तरह से क्या है कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफाइन मैं करता हूं कि अगर आप उसको फेंके हैं, ऊपर फेंके, कोई बॉडी को ऊपर अगर फेंके हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा -9.8, ये अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू एमकेएस में, ये एमकेएस में, और नीचे जब आता है तो जी का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव
यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर बढ़ता है तो पॉजिटिव होगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा जी का वैल्यू के ऊपर में। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ लगता है, अर्थ के सरफेस पर। अब आइए मैं आपको बताता हूँ स्मॉल जी के बारे में बता रहा हूँ अभी। अगर कोई ये अर्थ है, कोई बॉडी है, तो मैक्सिमम जो फोर्स इस सेंटर है, मैक्सिमम फोर्स जो होगा या मैक्सिमम जी अर्थ सरफेस पर होगा। ठीक है, मैक्सिमम जी अर्थ सरफेस पर होगा। जब आप नीचे अर्थ के नीचे जाते हैं या अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है। ये एक हो गया, दो हो गया, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जी घटते जाएगा, या अर्थ के अंदर जाएंगे, और डेप्थ अर्थ को खोद करके आप जाएंगे तो ये क्या है। सो इस तरह से जी का वैल्यू डिपेंड करता है। तो जी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और भी हमेशा पूछता है कि यदि आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट हम लोग दिनचर्या में हमेशा जाते हैं, हमेशा यूज करते हैं लिफ्ट में, तो क्या होता है कि लिफ्ट जब पहले ऊपर जाता है तो जैसे ही झटके से ऊपर जाता है तो मुझे आप लोग को फील होता होगा कि कुछ जमीन पैर के पास में थोड़ा सा वेट ज़्यादा हुआ। तो क्या होता है कि अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका वजन जो जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, और जब नीचे जाते हैं तो चूंकि जी का डायरेक्शन, जी का एक्सेलरेशन जो है जी का बनाता है, जी का डायरेक्शन किस तरफ रहता है, तो ये जी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहता है। तो आप जब नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, तो आपका जो अपेरेंट वेट है, आभासी भार जो है वो आपके अब वास्तविक भार से कम हो जाएगा, यानी कि आपका वजन कम हो जाएगा। मगर जिस तरह से आप एक्सेलरेशन से अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो उसका भार बदल दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट वाला सवाल आता है, लिफ्ट का सवाल, इसको हम ब्रेक करते रहे। जब वो ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट पर ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपका मास आपका कांस्टेंट है। जैसे आपका कोई मास होगा तो मास तो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जो होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और प्लस ये एक्सेलरेशन लिफ्ट का है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और ये आपका अपेरेंट वेट हो जाएगा। उसी तरह से लिफ्ट जब नीचे उतरता है, उतरना, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट, इसको कहते हैं अपेरेंट वेट, आभासी भार। ऊपर जाने पर आभासी भार ऊपर जाने पर इतना हो जाएगा, और अपेरेंट वेट WT मैंने लिख दिया हूं। अपेरेंट वेट जो होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप ही हैं, और ये हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, और ये माइनस ये। ठीक है, और यदि मान लीजिए 3 कंडीशन है, इसको ये सवाल पूछ सकता है आपसे
अपैरेंट वेट आभासी भार जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो बढ़ जाता है, जब नीचे उतरता है तो आपका आभासी भार घट जाता है। और जब यदि मान लीजिए कि लिफ्ट का वो जो तार है, लिफ्ट जो होता है ऊपर नीचे जाता है, वो तार उसमें लगा हुआ रहता है, ऊपर नीचे जाता है, लिफ्ट का तार टूट जाता है, तो उस समय अपैरेंट वेट जब मैंने वायर जो है 1 2 वायर टूट गया, मान लीजिए लिफ्ट का वायर, लिफ्ट वायर टूट गया, तो आभासी वायर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आपको अपना वेट महसूस ही नहीं होगा, 0। क्योंकि आपको वेट कब महसूस होता है? इसलिए महसूस होता है कि जमीन है नीचे, मगर इसको इस तरह से समझिएगा, फेदर एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया, इसमें ये फेदर है, फेदर मतलब पंख, और कॉइन सिक्का, और इसमें ये वैक्यूम, इसमें पहले इसमें वैक्यूम का करने का इसमें है। तो इसको जब उल्टा किया गया, जब इसको पलटा गया, तो क्या है कि चूंकि इसके अंदर हवा है तो थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस होता है, तो फेदर थोड़ा देर के बाद गिरता है और कॉइन जल्दी गिर जाता है, ठीक है। मगर यदि इसमें वैक्यूम कर दिया जाए, तो हवा निकाल दिया जाए, तो देखा जाएगा कि दोनों एक साथ गिरते हैं, दोनों का मास अलग अलग है। फेदर का मास बहुत ही कम है और जो कॉइन है उससे अधिक है, इसलिए जो जी का जो वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन जो करता है, वो मास के से इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप यदि लिफ्ट का तार अगर टूट गया तो लिफ्ट भी नीचे गिर रहा है और आप भी नीचे गिर रहे हैं, दोनों साथ गिर रहे हैं, और दोनों में एक ही जी लग रहा है, इसलिए वैल्यू 0 हो जाता है। क्योंकि अपना वेट को महसूस करने के लिए मुझे फर्श चाहिए, जमीन चाहिए, तब मुझे अपना वेट महसूस होगा। जब आप एक ही एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं और लिफ्ट भी एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो आपका पैर नीचे जमीन पर रहता नहीं है, इट इज एज कि एकदम आप वेटलेसनेस आप महसूस कीजिएगा। और फिर मैं आपको और भी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि अच्छा, मैं इसमें कंप्लीट कर देता हूँ कि जैसे जैसे आप जैसे माउंटेन पर चढ़े, आप माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़े, तो माउंट एवरेस्ट जब बहुत ऊंचा मकान है, तो क्या होता है कि वहाँ पर हवा का मात्रा कम क्यों होता है? जैसे लोग बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे या साइंस में, कि लोग जैसे ऊपर पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जी का वैल्यू ऊपर में कम होता है। तो जब ऊपर में कम होता है तो हवा में भी तो मास होता है ना, हवा का मास होता है। तो जब जी का वैल्यू कम हो गया तो पृथ्वी के निकट हवा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां जी का वैल्यू ज्यादा है, मगर पहाड़ पर तो जी का वैल्यू कम है, तो हवा कम हो जाता है, तो इसलिए आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। यही कारण है कि हम लोग ऊपर जाते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो जी क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस पर होता है। और कम क्या होता है? आप जैसे ऊपर जाइएगा तो जी का वैल्यू घटेगा, और जैसे नीचे जाइएगा जी का वैल्यू घटेगा। और एक सर्टन हाइट पर आप जाते हैं, जैसे लोग रॉकेट छोड़ते हैं, साइंस जो होते हैं, रॉकेटरी साइंस होता है, उसमें ही होता है कि उसको इस जगह पर वेलोसिटी पर छोड़े जाते हैं कि जहाँ पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है, और वो फिर हमेशा अनंत काल तक चलते रहते हैं। तो जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फिजिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं लास्ट में ये जो मेरा वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है, ऐसे तो मेरा तीसरा वीडियो है। पहला वाला वीडियो जो मेरा था वो इंट्रोडक्टिव वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो 1 है। अब जो मैं वीडियो डालूंगा इसमें, तो उसको वीडियो 2 दूंगा, ताकि आप लोग
कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 2 करके ही आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आपको फायदा होगा। बिकॉज फिजिक्स में जो मैंने आपको जो बताया, और ये सब जो चीज़ है, हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक तो साइंस सभी पढ़ते हैं, और हम लोग को देना है यूपीएससी और बीपीएससी और एसएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंकिंग सर्विसेज। तो ये सब का जो है हम लोग को रखना चाहिए, आइडिया आता है। न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल सही है, मगर कॉन्सेप्ट आपको जानना है, उससे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, और इसका वजन जो होता है, वेट जब भी होता है, किसी भी चीज का वेट होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए इसका m मास है, तो वेट का होगा m × g, और वेट हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। ये वेट एकदम नीचे, यानी कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन की तरफ रहता है, और ये जो है मोशन इसमें जाएगा, और ये है वेट जो होता है, ये फोर्स को कहते हैं, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है। अब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए, एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायग्राम बना दे और इससे आपसे पूछे कि इसमें क्या होगा, ये थीटा जैसे है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये एंगल है, तो ये इस, चूंकि जब भी हम लोग वर्क निकालते हैं तो मोशन तो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी हमको इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि इस ये वेट है या फोर्स है, इज इक्वल टू एफ, इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा m × f cos थीटा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिक्स की तरफ, मैकेनिक्स का भी पढ़ाई चल रहा है, तो हम लोग फिर अब इसके ऊपर हम लोग एनर्जी जब पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फिर वाट क्या होता है, तो वाट है, वाट पढ़ेंगे, किलोवाट आवर क्या, किलोवाट क्या होता है, किलोवाट आवर क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सो इसको ध्यान से सुनिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने, बिकॉज क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट रखना है और कुछ चीज़ें यादें करनी है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स का अगर आप भूल गए हैं तो क्या है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया है सीजीएस और एमकेएस, उससे करके आप निकाल सकते हैं तुरंत। तो ज़्यादा भारी नहीं है, तो आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो समझ में, अगर नहीं समझ में होगा तो आप कमेंट लिख के भेजिएगा, और मैं अगले क्लास में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दूंगा। सो धन्यवाद, थैंक यू।